अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और आज हम लोग जो हैं वो 10th क्लास का लास्ट चल रहा था और इसके कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो हम लेके आए हैं। तो आइए जी हम बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। ठीक है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर a body to execute simple harmonic motion। कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। दोबारा फिर सुनना, ये पूछ रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ठीक है, होता क्या है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है, उनके बारे में आपसे ये पूछ रहा है। तो बच्चों इसके अंदर जो है आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या था। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या था, हमने कहा था टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। जब कोई बॉडी किसी एक पॉइंट के आसपास जो है वो हरकत करती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। वो चीज़ होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाता है। अब उसकी बात कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर फोर्स लगा के इधर ले गए, बॉल एंड बॉल सिस्टम या मैस स्प्रिंग सिस्टम, फोर्स लगा के एक साइड पे लेके जब उसको रिलीज करोगे, फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, अब उसकी जो है डेफिनेशन के अंदर देखिएगा, इट इज अकर्स व्हेन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आपके पास ये देखिएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन था, ये था, आप इसको क्या करवाओगे, मूव करवा के इधर ले गो, तो ये क्या करेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ओ से लेके ए पॉइंट तक ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट से। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, यानी कि ओ की तरफ होगी। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो पीछे की तरफ होगी। क्लियर है। दोबारा फिर सुन लें, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसके अंदर ये कह रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं इसकी कंडीशंस के लिए कि हमें किन शराइत की ज़रूरत होती है, कि किस शर्त पर ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। तो पहले नंबर पे कहता है कि द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव। जो आपके पास ऑसिलेटिंग सिस्टम होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है, इन सब के लिए क्या होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे इसके पास इनर्शिया होना चाहिए। आप लोगों को जो डिटेल में बताया गया था इनर्शिया क्या है, वो एक मुज़ाहमती फोर्स है, एक रुकावटी फोर्स है, एक रेजिस्टिव फोर्स है। दूसरे नंबर पे क्या कहता है, ओबेज हुक्स लॉ। ये हुक लॉ को ओबे करना चाहिए। हुक लॉ आपके पास क्या था, F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। ये जो माइनस था इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहा जा सकता है, या इसको सिंपल F इज इक्वल टू के एक्स भी कहा जा सकता है। ये आपके पास हुक लॉ है। ठीक है, ये हुक कांस्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। तो ये हुक लॉ को जो ओबे करना चाहिए। कहता है कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। ये जो मैंने अभी फार्मूला लिख दिया है, इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। और एंड पे कह रहा है सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। इसके पास फ्रिक्शन कम से कम होनी चाहिए। अगर आप एक आइडियल सिस्टम की बात करते हैं, फ्रिक्शन क्या होती है, हवा वहां पर मौजूद ना हो जो इसको रोके। तो बच्चों ये आपके पास जो था पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन था, आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये क्या है, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक। ये कहता है कि आप सोचिए, आप ख्याल करिए कि हमारी डेली लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कौन कहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन पाया जा रहा है। तो बच्चों झूला लेना, ठीक है, उसके बाद बॉल एंड बॉल सिस्टम, सादा पेंडुलम, दीवार के साथ जो कलाग लटके होते हैं उनके नीचे पेंडुलम होता है। तो ये हमारी डेली लाइफ के सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक,
ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा होता है, दीवार के साथ लटका होता है। उसके बाद मोशन ऑफ स्विंग, झूले का मोशन भी आपके पास जो स्विंग झूला होता है, ठीक है, झूले का मोशन जो दरख्तों के साथ लटका के झूले बनाए जाते थे पहले, अब तो जो है वो बने बनाए झूले आ रहे हैं। तो ये उनका जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक होता है। और मोशन ऑफ बॉल एंड बॉल सिस्टम हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, बॉल एंड बॉल सिस्टम, उसका मोशन भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वगैरह। तो अब हम तीसरे की तरफ आते हैं, व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हैं? डैम्प्ड का मतलब था रुकावट, मोशन का रुक जाना। हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। कहते हैं कि ये डैम्पिंग जो है ये ऑसिलेशन को कम क्यों कर देती है या कैसे करती है। तो बच्चों आपने ज़रा ज़हन में लेके आना है कि ये क्या था। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या था? वो मोशन होता है जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में आप करते हो। आप मोशन कर रहे हो, आपके मोशन को रोकने वाली कोई चीज़ है, जब आप मोशन करते हो आपको रोका जाता है, वो क्या होता है? डैम्प्ड होता है। जिस तरह एग्जांपल ले लें कि आप बाइक पे जा रहे हो, रास्ते में रोड ब्रेकर आ गया सड़क के ऊपर, तो आप क्या करते हो, जैसे इसके ऊपर से गुजरोगे तो एकदम से बाइक जो होती है वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देती है, जिसका नाम शॉक एब्जॉर्बर था। तो थोड़ी देर के बाद जो होते हैं वो फौरन स्लो हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये होता क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूसली हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कम हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी कम हो जाते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, फिर सुन लें। मैकेनिकल एनर्जी होती है काम करने वाली एनर्जी, भागने वाली एनर्जी, जो आपकी वजह से एनर्जी है, ठीक है, उसको मैकेनिक्स काम करने वाली एनर्जी, या जिस तरह काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, काम करने वाली एनर्जी जो होती है। अब जरा देखिएगा, इसके अंदर कहते हैं द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो ऑसिलेशन जो किसी रुकावटी फोर्स की मौजूदगी में किए जाएं वो आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं। और ये रुकते क्यों हैं? कहते हैं कि फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी एंड मोशन इज डैम्प्ड। जो फ्रिक्शन होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है और मोशन डैम्प हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा, दिस डैम्पिंग रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, और ये जो डैम्पिंग हो रही है ये एम्पलीट्यूड को भी रिड्यूस कर देती है। बुक की डायग्राम पे जरा जो हमने शॉक अब्जॉर्बर पढ़े थे उसके अंदर एम्पलीट्यूड बनाए गए थे। एम्पलीट्यूड क्या होते हैं कि जब आप रोड ब्रेकर से आपकी बाइक जा रही है तो एकदम से आप जो है ऊपर नीचे उछलना शुरू कर देते हो ऐसे, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है वो क्या है जी? एम्पलीट्यूड है। जितने ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना कम नीचे ऊपर नीचे होंगे उतना एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो स्टार्ट में क्या होता है, जैसे आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हो तो ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, तो ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा, फिर स्लो स्लो जो होता है वो जो है सुकून में चला जाता है, रेस्ट में चला जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारे पास, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव। आप वेव को किस तरह से डिफाइन करोगे? Elaborate the difference between mechanical and electromagnetic wave। आपने ये फ़र्क करना है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, क्लियर? और आपने इनकी एग्जांपल्स भी देनी हैं। तो बच्चों हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था। जो वेव्स होती हैं वो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस को कहते हैं, और वेव्स करती क्या हैं? एनर्जी को लेके जाती हैं। डिस्टर्बेंस, आपने पत्थर फेंका पानी के अंदर, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। आपने रस्सी को झटका दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो क्या होगा? वेव प्रोड्यूस हो रही, ठीक है। तो अब हम जो है आते हैं वेव की तरफ। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। वेव जो है वो किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है, खलल है। डिस्टर्बेंस किसको बोलते हैं? खलल, ठीक है। विच causes the particles of medium to undergo vibratory motion, जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। कैसे? किसी एक पॉइंट के आसपास मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, जुम 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 जुम। तो इसका नाम जो है वो आपके पास वेव है, क्लियर है। वेव करती क्या है? वेव किसी मीडियम के अंदर खलल की वजह से पैदा होती है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वाइब्रेटरी मोशन होता है और ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो दो तरह की वेव्स होती हैं। कहता है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। बच्चों मैकेनिकल वेव्स आपके पास ये वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी वास्ते की ज़रूरत होती है, किसी वजह से चलती हैं, तो उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, ये जो है आपके पास वाटर वेव्स भी कह सकते हैं,
ये सारी वेव्स जो है वो आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर। अब ये कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स होती हैं, टेलीविजन वेव्स होती हैं, एक्स रेज होती हैं, लाइट रेज होती हैं, ये आपके पास जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर जरा देखिएगा, कहते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। आपने ये फर्क करना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं। बच्चों, ये जो वेव्स हैं ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो वेव के मोशन की डायरेक्शन में होता है, यानी कि पार्टिकल्स और वेव का जो मोशन होता है वो सेम डायरेक्शंस में जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स का भी मोशन उसी तरह होता है, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है साउंड वेव्स या स्लिंग वेव्स प्रोड्यूसिंग स्लिंग की। जो आपके पास एक स्प्रिंग है, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ढीला सा स्प्रिंग है। आप जब इसको खींचोगे तो इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपके पास क्या बना रही हैं बच्चों? वो आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसके जो है ये क्रस्ट यानी कि कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन बनते हैं, क्रस्ट रफ नहीं बनते। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी होती हैं? ये वो वाली वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स का जो मोशन है, ठीक है, जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो। वेव सीधी जाएगी, पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, वेव सीधी, पार्टिकल ऊपर, ठीक है। ऐसे वेव ये जा रही, पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे हो रहे, तो वो वाला जो मोशन था वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स का मोशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है ये वाटर वेव्स होती हैं और वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग। रस्सी वाली वेव जो होती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं? रस्सी को जब झटका दिया जाता है तो इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है। वेव देखिएगा बच्चों, वेव की डायरेक्शन ये है, वेव इस तरफ जा रही है और पार्टिकल्स की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रहे होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, ये आपके पास जो सवाल है इसके अंदर ये पूछ रहा है, ड्रा अ ट्रांसवर्स वेव विद एन एग्जांपल ऑफ with an amplitude of 2 cm and a wavelength of 4 cm, label crust and trough on wave। इसके अंदर ये कह रहा है कि आप एक ऐसी ट्रांसवर्स वेव्स बनाइए जिसका एम्पलीट्यूड तो 2 सेंटीमीटर का हो, यानी कि 2 सेंटीमीटर का हो। एम्पलीट्यूड होता क्या है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो हाइट होती है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद जो कहता है उसकी जो वेव लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेव लेंथ क्या होती है? एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का जो डिफरेंस है उसको वेव लेंथ बोला जाता है। वो कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और आप इसको लेबल करें। बच्चों यहाँ पर मैंने एक वेव बनाई है, ये जो वेव है इसका ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर का, ये एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपने स्केल के साथ जो है ये ड्रा कर लेने हैं, ये 2 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कहता है कि आपके पास जो इसका वेव लेंथ है, वेव लेंथ होती है यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेव लेंथ यानी कि लैम्बडा बोला जाता है। और ये कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आप क्रस्ट और ट्रफ को लेबल कीजिए। आप बताइए कि क्रस्ट कौन सा है और ट्रफ कौन सा है। तो बच्चों ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मीन पोजीशन, ये कौन सी है? ये मीन पोजीशन। ये पूरी लाइन जो है ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ये आप ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पर सारी वेव्स जो होती हैं उनका एम्पलीट्यूड 0 होता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, मेन पोजीशन से ऊपर वाली साइड को आप क्या बोलते हो? क्रस्ट बोलते हो। मेन पोजीशन से ऊपर वाली साइड क्या होती है? क्रस्ट होती है। मेन पोजीशन से नीचे वाली साइड जो होती है वो ट्रफ होती है। तो ये आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। आपने लेबल भी कर दिया, साथ में आपने ये सारा कुछ लिख भी दिया। लेबल करना क्या होता है? ऊपर आपने लिखना होता है, बताना होता है कि इतना ये आपकी डायग्राम लेबल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास जो सवाल है ये जरा देखिएगा, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ।
ऑफ वेव, आपने एक रिलेशन बनाना है जिसके अंदर स्पीड हो, फ्रीक्वेंसी हो और वेवलेंथ हो। राइट फार्मूला रिलेटिंग स्पीड ऑफ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ, और आपने एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसके अंदर जो स्पीड, टाइम पीरियड और वेवलेंथ का रिलेशन शो हो रहा हो। तो बच्चों हमने एक वेव इक्वेशन पढ़ी थी, जो थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होती है कि जब तीनों का रिलेशन आप बनाते हो, किसका, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, ये कौन बनता है जी, ये बन जाती है आपके पास वेव इक्वेशन। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस बटा टाइम होती है, आपने 9th के अंदर इसको अच्छी तरह से पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आपके पास है डिस्टेंस बटा टाइम। और फिर हमने क्या कहा, चूंकि ये हमारे पास वेव है, जो वेव होती है बच्चों, वेव जब ट्रेवल कर रही होती है यहाँ से यहाँ तक, एक वेव जब ट्रेवल करती है तो उसका जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और जो वो डिस्टेंस करती है यहाँ से लेके अगले क्रॉस तक जो करेगी वो वेवलेंथ काउंट किया जाता है। इस वजह से हमने क्या कहा, उसका टाइम जो है स्मॉल टी कैपिटल टी हो जाएगा यानी टाइम पीरियड, और उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो लैम्बडा हो जाएगा यानी कि वेवलेंथ। हमने इसके अंदर रिप्लेस कर दिया, डी की जगह पर लैम्डा और टी की जगह पर कैपिटल टी। तो ये आपके पास एक रिलेशन उसने सेकंड में पूछा था, रिलेशन बनाइए वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आ गया कि जो वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड का रिलेशन ये है। अब हम पहला रिलेशन बनाते हैं। उसके अंदर क्या किया आपने ये कहा कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट है, ठीक है। आपने लिखा टाइम पीरियड बराबर है 1/f यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो 1/t को आपने अलग किया और 1/t की जगह पर आपने f लिखा था। तो ये आपके पास प्रूव हो गया v = f लैम्डा। ये दोनों इक्वेशंस हमने निकाली हैं, v = f लैम्डा, v = λ/t, यानी कि लैम्डा टाइम पीरियड और वेलोसिटी का रिलेशन, लैम्डा फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का रिलेशन। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां है। इसके अंदर जरा सुन लें क्या कहता है, वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब कि जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करने के एक जरिया है। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, कहता है कि इसके अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं होता। मैटर मीन्स मास नहीं आगे जाता, मादा नहीं जाता। कौन जाता है, सिर्फ एनर्जी जाती है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक मिसाल की मदद से आप ये जस्टिफाई करवाइए। बच्चों हम स्टार्ट से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, पार्टिकल्स नहीं जाते आगे, पानी जो है वो आगे नहीं जाता, सिर्फ वेव जाती है। रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस हुई, रस्सी आगे भाग के नहीं जाएगी, सिर्फ वेव जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर आप जो है वो स्ट्रिंग वेव भी, रस्सी वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, वाटर वेव वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने जो ली है वो वाटर वेव की एग्जांपल ली है। तो ये जरा देखिए, कहता है कि वाटर वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पानी की वेव्स होती हैं वो भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाती हैं। ड्रॉप अ स्टोन इनटू द पॉन्ड ऑफ वाटर, एक पॉन्ड के अंदर आप पत्थर फेंको, उसके अंदर क्या होगा, वाटर वेव विल प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस के ऊपर वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड, और वो बहना शुरू हो जाएगी, मूव करना शुरू हो जाएगी। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस, एक लकड़ी का टुकड़ा कुछ फासले पर रख दें, जहां पर आपने पत्थर फेंका तो उससे कुछ आगे रख दें। व्हेन वेव रीच द कॉर्क, जब वेव कॉर्क के पास पहुंचेगी, टुकड़े के पास पहुंचेगी, तो क्या होगा, इट विल मूव अप एंड डाउन, वो टुकड़ा ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा। तो अब कहता है कि इसके अंदर जो है एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम वेव, तो जैसे ही वाटर पार्टिकल्स के साथ लगेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी, जो आपने पत्थर फेंका था, आपके पास एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उसके अंदर आपने ऐसे पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने से क्या होगा, वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है।
यहाँ पर आप कोई कॉर्क, कोई लकड़ी का टुकड़ा रखोगे तो ये लकड़ी का टुकड़ा भी ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है। इसके अंदर जरा देखिएगा, कहते हैं कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक। आपने रिपल टैंक के हवाले से कुछ खसूसियात वेव्स की बतानी है। कौन कौन सी? रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है और डाइफ्रैक्शन क्या होती है। बच्चों सबसे पहले रिफ्लेक्शन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि व्हेन वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम इट रिफ्लेक्ट बैक टू इट्स फर्स्ट मीडियम। क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट, जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो दोबारा वापस पलट आती है। जिस तरह ये वेव ट्रेवल कर रही है, हमारे पास उस कंडीशन में प्लेन वेव्स होती थी। प्लेन वेव्स एक लंबी वेव थी, वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ पर अगर मैं प्लेन वेव बनाऊं तो ये आपके पास ये प्लेन वेव जा रही है, ठीक है। आपने रास्ते में क्या रखी? कोई रुकावट रखी, ऑब्स्टेकल रखी, तो ये क्या करेगा? इसके साथ टकरा के ये वेव जाएगी। प्लेन वेव है, किधर जा रही है? इस साइड पे जा रही है। टकराने के बाद वापस पलट आएगी, ठीक है। जब ये टकराएगी तो दोबारा उसी मीडियम में वापस आएगी। जब ये टकराएगी तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जो वापस पलटेगी यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वापस आ जाएगी, पहले मीडियम में वापस पलट आएगी। इस चीज का नाम है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्ट मतलब वापस आ जाना। अब हमारे पास सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के अंदर क्या था कि जो वेव्स होती हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं तो थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। जाती आगे ही हैं लेकिन थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लेती हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। तो व्हेन वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। इसकी जो ट्रैवलिंग की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। आपके पास ये वेव जा रही थी, ये वेव जा रही है, ठीक है बच्चों। जैसे ही ये एंटर होगी नेक्स्ट मीडियम, हमने पढ़ा था डीप एंड शैलो वाटर, ठीक है। डीप से शैलो के अंदर जाएंगी तो पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, अब क्या होगी? इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और साथ में वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह ये ट्रैवल करेगी और साथ में बच्चों ये स्लो भी हो जाएंगी। जब डीप से शैलो वाटर के अंदर जाएंगे ये स्लो हो जाएगी, इनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो अब इसकी जो डायरेक्शन है वो अब चेंज होगी, थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी बेंड हो गई है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ यानी कि डाइफ्रैक्शन की तरफ आते हैं। तो डाइफ्रैक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आपने स्लिट क्रिएट करवानी है। इतनी स्लिट लेनी जितनी वेव की वेवलेंथ हो, ठीक है। उसके आसपास जो वेव होगी वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी। वो जरा देखते हैं कि आपके पास ये वेव्स आ रही हैं, ये वेव्स आ रही हैं, ठीक है। आगे आपने क्या किया? एक दो रॉड रख दिए हैं, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है। आपने ख्याल ये करना है कि ये वाला फासला इन दोनों के फासले के दरमियान के बराबर होना चाहिए, यानी कि वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। जैसे ये वेव यहाँ से गुजरेगी तो ये ऐसे बेंड होना शुरू हो जाएगी और आगे की तरफ स्प्रेड भी हो रही है। इसका नाम था हमारे पास डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो बच्चों ये थी तीनों प्रॉपर्टीज जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा सुन लें क्या है। कहता है कि डज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। क्या अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या उसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से क्या वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया वेवलेंथ भी बढ़ गई। अच्छा, इफ नॉट अगर नहीं बढ़ती, हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड। ये क्वांटिटीज किस तरह एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं उनको हमने देखना। क्लियर है? अच्छा बच्चों, पहली बात तो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है उस पर डिपेंड करती है। सोर्स मतलब रिपल टैंक। रिपल टैंक जितना तेजी से ऊपर नीचे पैडल मूव करवाएगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये वेव लेंथ पे डिपेंड नहीं करता,
क्लियर है? ये किस पे डिपेंड कर रही है? सोर्स पे डिपेंड कर रही है। और वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है, यानी कि पानी कितना है, पानी ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है तो वेवलेंथ बढ़ गई, कम है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ये ज़रा देखिएगा, पानी गहरा, जो वेवलेंथ होती है वो गहराई पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अब इसका आंसर है नो, वेवलेंथ डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से नहीं इंक्रीज होती। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ नहीं बढ़ेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द सोर्स विच प्रोड्यूस वेव पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो उस सोर्स पे डिपेंड कर रही होती है, उस जरिए पे डिपेंड कर रही होती है जिसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि रिपल टाइम पे डिपेंड कर रही है। बट वेवलेंथ डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। लेकिन जो वेवलेंथ होती है वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का मतलब पानी कितना है, पानी के पार्टिकल्स कितने हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से अगर आप लैम्डा निकालें तो ये लैम्डा v बटा एफ। क्लियर है? आप देख रहे हैं लैम्डा का और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से वेवलेंथ नहीं बढ़ती। ठीक है? कैसे बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज करोगे वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है? आप ज्यादा तेजी से पैडल लगा रहे हो, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तेजी से पैडल लगा रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि आपके पास वेवलेंथ ये होती है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेवलेंथ है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये छोटी छोटी वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी बच्चों। तो ये थे हमारे पास आज के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलेंगे जी हमारे जो कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। तो आप लोग साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको जो है वो मिल सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।